हेलो, गुड इवनिंग साथियों। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम हो चुके हैं शुरू और आज हो चुका है आगाज़ हमारे एग्ज़ाम का, जो कि सीटेट 2021 का पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम आज हो ही चुका है। तो आप लोगों को अपनी ऊर्जा को डबल कर देना है और अपनी एनर्जी को भी डबल कर देना है और डबल मेहनत अब शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि इस बार हमें एग्ज़ाम को फ़तह करना है। तो उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी को भी लाजवाब तरीके से कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है आपका। और तैयारी को बेहतरीन करने का अगर कोई सबसे अच्छा तरीका तो वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और आप उतने ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। तो प्रैक्टिस को लगातार करते रहिएगा, चाहे कितना भी आप पढ़ने में होशियार क्यों ना हो। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप एग्ज़ाम में जा कर के कुछ भी नहीं कर सकते हो, बैठे रहोगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए हम लगातार अपने इस चैनल पर आपको क्लासें करवा रहे हैं। तो आज की क्लास को करते हैं शुरू करने से पहले एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास में, जोड़ लीजिए सभी को। उसके बाद में देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चा को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, तो आपको बताना है ये किस प्रकार का आकलन हो जाएगा। पहला है सीखने का आकलन, दूसरा है सीखने के लिए आकलन, तीसरा है सीसीई आकलन और तीसरा है सीखने के समान आकलन। तो बताइए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चा को या फिर बच्चे को स्वयं अपने का आकलन करने के अवसर देना, क्या हो जाएगा? आपको आंसर करना है इसका। पहला क्वेश्चन है ये, बताइए क्या हो जाएगा इसमें। सभी साथी लोग एक बार सभी को जोड़ लें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी सीटेट और इसके बाद में टीचर की बेहतरीन तैयारी के लिए। बाकी सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन जो है, स्व आकलन क्या होता है? सीखने के लिए आकलन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन जो होता है उसको कहते हैं स्व आकलन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा एक है जो पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पहला ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तीसरा है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है और चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, परिभाषाओं और वर्णनों पर बल बिल्कुल भी नहीं देता है पर्यावरण अध्ययन, यानी इसका यही ऑप्शन सही नहीं है। बाकी सारे के सारे सही थे, पॉजिटिव हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा क्रिया के लिए उत्तरदायी है। आपको बताना है ज्वार भाटा क्रिया के लिए कौन उत्तरदायी है। ज्वार किसे कहते हैं? समुद्र तल से तो लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची, इनको कहते हैं ज्वार। और जो नीचे की तरफ लहरें, ये जब ऊपर जाती है उसके बाद जब नीचे आती है इसको कहते हैं भाटा। समुद्र से ऊपर की तरफ उठती हुई लहरों को कहते हैं ज्वार और नीचे की तरफ जो लहरें आती हैं उनको कहते हैं भाटा। तो आप समझ गए होंगे ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि ज्वार भाटा क्रिया के लिए उत्तरदायी इनमें से क्या है? क्या वो पृथ्वी है, क्या वो सूर्य चंद्रमा, या फिर चंद्रमा, या फिर पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तीनों हैं? तो सभी लोग आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका। सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। तो इसका हो जाएगा पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में आते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों ही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे देखते हैं। अगला है GIS। GIS है क्या है? भौगोलिक सूचना प्रणाली, वैश्विक इंटरनेट सिस्टम, भौगोलिक इंटरनेट सिस्टम या फिर भौगोलिक जलीय संरचना। तो बताइए GIS क्या है? GIS क्या है साथियों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। GIS होता है भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्या होती है? भौगोलिक सूचना प्रणाली होता है GIS। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन पढ़िए और आंसर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? सभी लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर आपको आता है तो आंसर कीजिए, नहीं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था सन 1986 में। कब किया गया है? 1986 में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम प्रकाश में आया। आपको बताना है कि
भारतीय वन अधिनियम कब प्रकाश में आया? आंसर कीजिए इसका सभी लोग। भारतीय वन अधिनियम जो प्रकाश में आया है वो है सन 1927। कब आया था? 1927 में आया था भारतीय वन अधिनियम प्रकाश में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रकाश में आया। तो आपको बताना है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया है प्रकाश में। इसका आंसर कीजिए सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक या दो बार एग्जाम में आ भी चुका है ये। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1972। कब आया था ये? 1972 में आया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है? बगुले को, चूहे को, केचुए को या फिर बैल को? प्राकृतिक हलवाहा किसे कहा जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। प्राकृतिक हलवाहा कहते हैं साथियों केचुए को, और केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है और उसको प्राकृतिक हलवाहा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है धूसर क्रांति या फिर ग्रे रेवोल्यूशन संबंधित है? आपको बताना है धूसर क्रांति या फिर ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मृदा से, पेट्रोलियम से, कोयले से या फिर उर्वरक से? धूसर क्रांति जो संबंधित है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ये क्रांति उर्वरक से संबंधित है। जो धूसर क्रांति है ये संबंधित है उर्वरक से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्न में से किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन, अंडा, मशरूम और उर्द, इनमें से सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर कीजिए। निम्न में से सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो होती है सोयाबीन में। किसमें होती है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही 1। सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी क्रिया पर्यावरण के अनुकूल है? कौन सी क्रिया पर्यावरण के अनुकूल है? जैव खेती, झूम कृषि, अधिक उपज वाली फसलों की कृषि या फिर ग्रीन हाउस में पौधे उगाना? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सी क्रिया पर्यावरण के अनुकूल है? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? जैव खेती जो है ये पर्यावरण के अनुकूल होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वन संरक्षण के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, जंगली जीव संरक्षण के लिए या फिर कन्या संरक्षण के लिए या फिर दिया जाता है? तो आपको बताना है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन संरक्षण दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो पुरस्कार दिया जाता है वो वन संरक्षण के लिए दिया जाता है। आगे देखते हैं। डेंगू फैलता है, डेंगू किससे फैलता है? आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 का। काफ़ी आसान है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। डेंगू फैलता है एनाफ्लीज से। किससे फैलता है? एनाफ्लीज से। आगे देखते हैं। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, अगस्त का प्रथम सप्ताह या फिर नवंबर का अंतिम सप्ताह? तो बताइए वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए सभी लोग। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। कब मनाते हैं? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। आगे देखते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया है। क्या वो बड़ी आंत हो जाएगा, छोटी आंत, तंत्रिका कोशिका या फिर त्वचा? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग के बारे में पूछा गया। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग साथियों क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? त्वचा जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की कीमत निर्भर करती है गुणवत्ता पर, मात्रा पर, सामाजिक जरूरत पर या फिर सभी पर? प्राकृतिक संसाधनों की कीमत किस पर निर्भर करती है? गुणवत्ता पर, मात्रा पर या फिर सामाजिक जरूरत पर या फिर सभी पर? तो इसका आंसर कीजिए एक बार। क्या हो जाएगा? इन तीनों पर ही निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर इसका। आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला अनवीनीकरण संसाधन है जल, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर सभी? सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला अनवीनीकरण तो वो हो जाएगा पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं और यह अनवीनीकरण भी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बाढ़ को रोका जा सकता है बांध बनाकर, पेड़ों को लगाकर, पेड़ों को काटकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ को रोकने के लिए जो सबसे बेहतरीन विधि है या फिर तरीका होता है पेड़ों को लगाकर,
पहला ऑप्शन इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाढ़ को रोकने के लिए पेड़ों को लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ों को लगाकर ही बाढ़ को रोका जा सकता है। आगे देखते हैं। अगला है फोटोवोल्टिक प्रणाली मददगार है। फोटोवोल्टिक प्रणाली मददगार है बायोगैस में, सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में या फिर ज्वार ऊर्जा में। सभी लोग आंसर कीजिए। फोटोवोल्टिक प्रणाली किसमें मददगार हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही है। फोटोवोल्टिक प्रणाली सौर ऊर्जा में मददगार होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है गंगा बेसिन की मृदा का प्रकार क्या हो जाएगा? गंगा बेसिन की मृदा का प्रकार क्या है? तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। गंगा बेसिन की मृदा का प्रकार क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए। गंगा बेसिन की मृदा का प्रकार है ऑप्शन नंबर 4 जलोढ़। कैसी मिट्टी है वहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है गंगा बेसिन के एरिया में। आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र स्तर इस वजह से बढ़ेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, सूर्य की किरणें आ रही हैं जिससे ये जो ध्रुव हैं यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। जब पृथ्वी गर्म होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो यहाँ की जो बर्फ़ है, गर्म होने से बर्फ़ तो पिघलेगी तो पानी जाएगा समुद्र में, और समुद्र में जाएगा तो इसका जल स्तर बढ़ जाएगा। तो आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र स्तर इस वजह से बढ़ेगा, अत्यधिक वर्षा या फिर ध्रुवों पर पिघलती बर्फ। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया उनका सबका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। मृदा संयोजन है, मृदा जो है किसका संयोजन है? क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार। मृदा किसका संयोजन है? सभी लोग आंसर करेंगे। क्या वो खनिज, कार्बनिक पदार्थ और जल हवा का है? सभी लोग बताइए, क्या हम सही बता रहे हैं कि नहीं बता? मृदा जो है वो खनिज, कार्बन पदार्थ मतलब कार्बनिक पदार्थ, जल और हवा का संयोजन है कि नहीं है? बताइए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल हम सही आपको बता रहे थे कि मृदा जो होता है वो खनिज और कार्बनिक पदार्थ प्लस जल और प्लस हवा का संयोजन होता है। आगे देखते हैं। जल धारण की सर्वाधिक क्षमता होती है रेतीली मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, गाद में या फिर चिकनी बालुई मिट्टी में। सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता होती है चिकनी मिट्टी में। किस में होती है? चिकनी मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है। पर्यावरण योजना बनाना किस संगठन का कार्य है? पर्यावरण योजना बनाना किस संगठन का कार्य है? पहला है CSIR, दूसरा है नीरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वही बिल्कुल सही है। नीरी का कार्य होता है पर्यावरण योजना बनाना। नीरी का मुख्यालय कहाँ है साथियों? नागपुर, महाराष्ट्र में है नीरी का मुख्यालय। आप लोग इसको याद रखिएगा। पर्यावरण योजना बनाना किस संगठन का कार्य होता है? नीरी का कार्य होता है। इसका मुख्यालय होता है कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है मानव निर्मित सूक्ष्म पर्यावरण है, मानव के द्वारा बनाया गया इनमें से कौन सा पर्यावरण है? आपको बताना है। पर्वत, पठार, नदी, ये सब प्राकृतिक है, इनको प्रकृति ने बनाया है, लेकिन जो खेत होता है वो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी पर्वत और पठार, नदियाँ, ये सब भगवान ने यानी कि प्रकृति ने बनाया है, और खेत को किसने बनाया है? जोत जोत कर इंसान ने बनाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए सभी लोग। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो इसका जुलाई में मनाया जाता है। 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक, 7 जुलाई के पहले सप्ताह में ही मनाया जाता है वन महोत्सव, लेकिन 1 जुलाई तो कन्फर्म है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD क्या इंगित करता है? उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD। तो सभी लोग आंसर करेंगे। BOD क्या इंगित करता है? पहला है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर, दूसरा है माइक्रोबियल प्रदूषण का निम्न स्तर, तीसरा है माइक्रोबियल प्रदूषण का अभाव, चौथा है पूरी तरह से शुद्ध पानी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर जो है ये उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD द्वारा इंगित किया जाता है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या है। अगर ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी, दूसरा है ऑक्सीजन की वातावरण में कमी हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह पर पहुंचना, और चौथा है वनस्पति में कमी। तो बताइए कि अगर ओजोन परत में क्षति होती है तो उससे कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ओजोन परत की क्षति होती है तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच सकती हैं, जिससे हमारे स्क्रीन कैंसर होने की समस्या में क्या हो सकता है, इजाफा हो सकता है। तो अभी एक क्वेश्चन आपका बाकी है, क्वेश्चन नंबर 16 जो छूट गया था उसको लास्ट में हमने ऐड किया है। मानव शरीर बना होता है लगभग 60% जल से, 20% जल से, या फिर 43% जल से, या फिर 89% जल से। कितने प्रतिशत जल से बना होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए सभी लोग। ये क्वेश्चन छूट गया था वहाँ पर, इसको हमने लास्ट में ऐड किया है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, मानव शरीर में 60% जल होता है। कितना होता है, 60% जल होता है। हमारा जो शरीर है वो 60% जल से बना हुआ है, आप लोग याद रखेंगे इसको। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की हमारी क्लास में हमने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं, आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपका एग्ज़ाम कब है। और अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है जो लोग, तो आप लोग बताइए आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आपको हमारे क्लासों से कितने क्वेश्चन मिले हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको एक इन्फॉर्मेशन फिर से, जो भी हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एएनएम की भी क्लासें शुरू कर दी जा रही हैं। तो जिन लोगों को आप लोग जानते हैं, परिचित हैं बहनें आपसे, तो उनको बता देना कि अगर आपको एएनएम का कोर्स करना है, पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करना है, तो हमारी इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके अपना सिलेबस को तैयार कर सकती हैं वो। तो धन्यवाद, बाय बाय।